Hello everyone, welcome you all to परचम क्लासेस. आई एम जानवी. हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लूसेंट जीके की एमसीक्यू की सीरीज. देखो आज बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग इन इंडिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे और साथ ही साथ हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे. हमने लास्ट सेशन में अपने ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था. बिकॉज यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स हैं तो हम अल्टरनेटिव करके यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को लेने का कोशिश करेंगे. देखिए आप सब हमारे परचम के प्लेटफॉर्म पे अलग अलग फैकल्टी से स्टैटिक सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं. बेसिकली जो मेन पर्पस है इस सीरीज का, हमारे यहाँ पे हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज जितने भी चीजें हैं, जितने भी यहाँ पे थ्योरेटिकल आपके कंसेप्ट्स हैं, उनकी हम एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे. अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट परचम क्लासेस पे जा सकते हो. वहां पे इस लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल करा दी गई है. साथ ही साथ जिन बच्चों के पास पीडीएफ बैंक है उनके पीडीएफ बैंक्स में ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगी. जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ बैंक के बारे में नहीं पता है, मैं बता दूं कि पीडीएफ बैंक के अंदर परचम पे जितनी भी यहाँ पे यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, आपको उन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाती है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी का सेक्शन, और इकोनॉमी में हम आज डिस्कस कर रहे हैं प्लानिंग इन इंडिया. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन इंडिया सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग. पहला है माइनिंग एंड क्वेरी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, होटल्स, फॉरेस्ट एंड फिशिंग. ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सेकेंड एंड थर्ड, यानी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और होटल्स जो हैं ये सर्विस सेक्टर का हिस्सा है. बेसिकली इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. प्राइमरी सेक्टर का आपका मतलब हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज आते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके आपका प्रोड्यूस किए गए हैं. देन सेकेंडरी सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, यानी कि जो प्रोसेस्ड गुड आ जाते हैं. उसके बाद आता है आपका टर्शरी सेक्टर, जिसमें जितनी भी सर्विसेज हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द सेकेंड 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल. तो आंसर हो जाएगा आपका ए, जो 5-year प्लान था सेकेंड, वो आपका महलनोबिस मॉडल पे बेस्ड था. देखिए बेसिकली यहाँ पर जो महलनोबिस प्लान आया था, सेकेंड 5-year प्लान भी जिसे हम कहते हैं, 1956 से 61 तक के लिए ये बनाया गया था पूरा. इसे प्रपोज किया था प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महलनोबिस ने. बेसिकली यहाँ पर इस प्लान के अंदर जो प्रियोरिटी है वो किस चीज पे रखी गई थी, क्या मेन एम था. तो देखो यहाँ पर बेसिकली जो अलग अलग सेक्टर हैं इंडियन इकोनॉमी में, उनमें कैसे फंड्स को या फिर इन्वेस्टमेंट की एलोकेशन होगी, इन सारी चीजों पर जो है सेकेंड 5-year प्लान बेस्ड था. नेक्स्ट, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज. अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि प्लानिंग कमीशन किस टाइप की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. तो देखो जो प्लानिंग कमीशन है वो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. बेसिकली प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, एडवाइजरी बॉडी है. ठीक है, जो कंट्री का 5 साल का प्लान जो है डेवलप करती है या फॉर्मुलेट करती है. क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लानिंग कमीशन की, बेसिकली कंट्री में कितना रिसोर्स है, किस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाई जाएं कि जो कंट्री है वो मतलब डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बनाई जाएं और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए. जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस बेसिस पर यहाँ पर हम किस तरीके से कंट्रीज में वेरियस स्कीम्स को चलाएंगे, किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी. तो ये सारी चीजें जो है मॉनिटर करना, इम्प्लीमेंट करना, रिकमेंड करना प्लानिंग कमीशन का काम होता है. तो अगर आप देखोगे तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करती है. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखनी है. अगर ये भी आ जाता है तो ये भी आंसर सही हो जाएगा. एडवाइजरी बॉडी तो है ही, लेकिन आपसे मेनली क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शंस में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी दिया रहेगा. तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो आपका सही रहेगा वो. अब देखो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था, जो प्रेजेंट में आपका नीति आयोग है 1 जनवरी 2015 को. तो यहाँ पे प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो जो प्लानिंग कमीशन का जो भी काम है वो आपका नीति आयोग करती है.
Next, inclusive growth as announced in 11th 5-year plan does not include which of the following things. अब यहाँ पर देखिए जो 11th 5-year plan आया था उसके अंदर जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही गई है उसमें कौन सी यहाँ पे दी गए ऑप्शंस में से चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है। ट्राई किया करो कि जब मैं एक्सप्लेन किया करूं क्वेश्चन उस समय पर आप भी साइमल्टेनियसली उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो कमेंट सेक्शन में। उससे क्या होगा कि एक एंगेजमेंट बनी रहेगी, तो आपका जो क्वेश्चंस है वो आपके दिमाग में या फिर आपके सबकॉन्शियस में ज़्यादा टाइम तक रहेगा, ठीक है। तो एक इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है कि हमारी मेमोरी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और तो आप साथ में कोशिश किया करो कि जो भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उसके आंसर्स कॉमेंट सेक्शन में लिखो। तो देखो यहाँ पर डी हो जाएगा इसका आंसर। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट जैसा प्रोविजन 11th 5-year प्लान में नहीं था, ठीक है। देखो बेसिकली यहाँ पे 11th 5-year प्लान जो था वो आपका 2007 से 2012 तक चला। इस प्लान की थीम थी फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर आपका रिडक्शन इन सोशल एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी जो भी है, एक्सेस टू सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज, इन सारी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। साथ ही साथ एजुकेशन, हेल्थ केयर और अदर जो सोशल सर्विसेज हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को सपोर्ट करना, प्रमोट करना, जेंडर इक्वालिटी को, ये सारी चीजें 11th 5-year प्लान का हिस्सा थी। नेक्स्ट, अ रोलिंग प्लान रेफर्स टू अ प्लान विच, रोलिंग प्लान किसे कहते हैं, रोलिंग प्लान के क्या फीचर हैं। तो देखो रोलिंग प्लान वो होता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, जो अपनी एलोकेशंस और टारगेट हर साल बदलते रहते हैं। तो अगर आप कहोगे रोलिंग प्लान का मतलब, तो रोलिंग प्लान बेसिकली एक तरीके का फ्लेक्सिबल प्लान है जिसमें परिवर्तन, जिसमें बदलाव लाया जा सकता है। यहाँ पर देखो कोई भी यहाँ पे सपोज एक रोलिंग प्लान यहाँ पे निकाला गया जिसमें कुछ टारगेट्स और एलोकेशंस फिक्स किए गए एक साल के लिए, लेकिन यहाँ पर देखो बेसिकली लगातार इस प्लान के तहत रिव्यू होता है, इवैल्यूएशन होता है, तो एडजस्टमेंट भी की जाती हैं टारगेट्स और जो एलोकेशंस जो है इस रोलिंग प्लान में बनाए गए हैं। तो बेसिकली रोलिंग प्लान यहाँ पर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं बनाया जाता है, या तो वो 6 महीने तक का, नहीं तो 1 साल तक का लंबा प्लान होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर देखिए प्लान्स दिए हुए हैं, फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान, और उनके सामने उनके ईयर दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा सही मैच नहीं है यहाँ पर। तो देखो जो 9th है आपका वो सही मैच नहीं है। बेसिकली फर्स्ट 5-year प्लान 1951 से 56 तक था, थर्ड 5-year प्लान 61 से 66 था, फिफ्थ 5-year प्लान 74 से 79 था, दैट इज करेक्ट। लेकिन 9th 5-year प्लान जो था आपका वो 1997 से 2002 तक था। नाउ which of the following is or are included in deficit financing in India? इंडिया में डेफिसिट फाइनेंसिंग में कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। तो यहां पर देखिए बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इशू अ न्यू करेंसी, विड्रॉल ऑफ पास्ट और बैलेंस सरप्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों ही चीजें इंक्लूड की जाती हैं। बेसिकली देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग तब होती है जब गवर्नमेंट जो है ज्यादा खर्च कर देती है जब जितना वो रिसीव कर रही है, यानी कि जितना रेवेन्यू आ रहा है उससे ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है। तो उस गैप को कवर करने के लिए जो डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है उसी गैप को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो अब उस गैप को कवर करने के लिए यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मनी बोरो कर सकती है गवर्नमेंट, साथ ही साथ विड्रॉल ऑफ एक्यूमुलेटेड कैश बैलेंस वो कर सकती है, और न्यू करेंसी को इशू करके भी डेफिसिट फाइनेंसिंग को कवर करने की कोशिश करती है। Which 5-year plan had an objective of rapid industrialization with particular emphasis on development of basic and heavy industry? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से 5-year प्लान में ये ऑब्जेक्टिव दिया गया था कि यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और उसमें भी मेन इम्फेसिस था कि बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है हमें, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड 5-year प्लान के अंदर जो कि 1956 से 61 तक था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कही गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है इंपोर्ट थ्रू फॉरेन लोन्स, इस पे भी फोकस किया गया था। नेक्स्ट, which is the highest body that approve 5-year plans in the country?
5 ईयर प्लान डेवलप तो कौन सी बॉडी करती है वो हमने देखा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन अप्रूव करता है, तो देखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, आंसर डी हो जाएगा इसका। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये अप्रूव करती है 5 ईयर प्लान को। बेसिकली जो एनडीसी है आपकी, उसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड करते हैं, और उसके अंदर जो है जो अदर मेंबर्स हैं वो है आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स। और उसके साथ आप देखो, क्योंकि अभी प्रेजेंट में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नीति आयोग हो गया है प्लानिंग कमीशन, तो वहां पे पहले अगर प्लानिंग कमीशन था तो मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन हो जाएगा, प्रेजेंटली में नीति आयोग है तो मेंबर ऑफ नीति आयोग। सी प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कोई भी अगर इससे वैसे मैंने क्लियर कर दिया है, बट स्टिल अगर कंफ्यूजन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 के बाद सेम काम, ऑब्जेक्टिव, हर एक चीज वही है, बस नाम जो है आपका नीति आयोग कर दिया गया है। NABARD was established in which of the following year plan? तो NABARD की स्टैब्लिशमेंट देखो 6th 5 ईयर प्लान में हुई थी, ठीक है। 6th 5 ईयर प्लान देखो यहाँ पे आपका 1980 से 85 तक के ड्यूरेशन का था, तो यहाँ पर 12 जुलाई 1982 में NABARD की स्टैब्लिशमेंट की जाती है, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और क्या क्या चीजें हुई यहाँ पर 6th 5 ईयर प्लान के अंदर, तो देखो प्रोवाइडिंग एजुकेशन, डेवलपिंग इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट और रिड्यूसिंग पॉवर्टी भी इसके ऑब्जेक्टिव थे। अब हम देखो यहाँ पे बायोलॉजी सेक्शन देख रहे हैं, जनरल स्टडीज में, जनरल साइंसेज में बेसिकली, और जनरल साइंसेज में बायो के अंदर आज हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ये जो ऐसा सेक्शन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं, वेरियस टेस्ट या फिर वेरियस ऑर्गेनिज्म किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, तो यहाँ पर हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ HIV वायरस कॉजिंग एड्स इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पर जो HIV का टेस्ट है वो एलिसा टेस्ट के जरिए यहाँ पर जो है कंफर्म किया जाता है। बेसिकली एलिसा की अगर हम बात करें तो ये देखो एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये डिटेक्ट करता है जो भी एंटीबॉडीज हैं, हॉर्मोन्स है, पेप्टाइड, प्रोटीन्स, ब्लड में इन सारी की मात्राओं को यहाँ आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, और इसी बेसिस पे कि वो किस एंटीजन को या एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर 3 क्लासिफिकेशन इस टेस्ट के रखे गए हैं, ठीक है, जिसमें इनडायरेक्ट एलिसा, सैंडविच एलिसा और कॉम्पिटिटिव एलिसा टेस्ट इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, with reference to food chain in ecosystem, which of the following kinds of organism is or are known as decomposer? अब फूड चेन के आधार पर जो हमारे इकोसिस्टम में है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका डिकम्पोजर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी 2 और 3। वायरस डिकम्पोजर नहीं होता है बेसिकली, क्योंकि वायरस जो है वो डेड और डिकेइंग मैटर पे जो है वो आपको उनको डिकम्पोज नहीं कर सकता है, जबकि बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है, बट वायरस ये चीज नहीं कर सकता है। देखो वायरसेस आर कंप्लीट सैप्रोफाइट, पार्शियल पैरासाइट, पार्शियल सैप्रोफाइट या टोटल पैरासाइट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, तो वायरस देखो आंसर हो जाएगा डी, टोटल पैरासाइट है यहाँ पर। टोटल पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि आप समझो यहाँ पे वायरस जो होता है वो कंप्लीटली अपने होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड होता है अपने लाइफ की हर एक फंक्शनैलिटी के लिए, चाहे वो एनर्जी जनरेशन का काम हो या फिर प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम हो। वायरस की खुद की मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है, तो इसलिए वो होस्ट सेल पर डिपेंड रहता है। साथ ही साथ वायरस के अंदर सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, जैसे कि आपका राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो ये सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं वायरस के ऊपर, इसलिए हम इसे कंप्लीट पैरासाइट करते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है दूसरे पे। Now, bacteria are grouped under plant because of which reason? बैक्टीरिया को हम प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं किन कारणों के, किन वजहों के कारण, तो यहां पर देखिए बी हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होती है। अब यहां पर देखो 2-3 रीजंस हैं क्यों बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। तो एक तो है सेल वॉल, ठीक है, दोनों के पास ही सेल वॉल है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। दो यहाँ पर जो प्लांट्स की सेल वॉल है और बैक्टीरिया की सेल वॉल, उनका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो या फिर जो मेकअप टाइप है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। और सेल कंपोनेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो इन 3 वजहों से क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का किया गया है ऑन प्लांट्स। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो देखो आपका आंसर हो जाएगा सी, बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आपका नहीं पाया जाता है। बेसिकली बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ ये जो है आपका कह लो कि जो बैक्टीरिया है, क्योंकि वो एक जो भी यूकैरियोटिक सेल्स में चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हुआ, ट्रू न्यूक्लियस हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ, ये सारी चीजें बैक्टीरिया लैक करता है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड? ठीक है, तो ब्रेड मोल्ड हम किसे कहते हैं? देखो हम यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये एक सैप्रोफाइटिक फंगी है, ठीक है, जो कि आपके खाने को जैसे कि ब्रेड, एप्पल, स्ट्रॉबेरीज इनको स्पॉइल कर सकता है। बेसिकली देखो जब भी जो है कोई भी ब्रेड है वो एनवायरमेंट में एयर के एक्सपोजर में आएगा, तो यहाँ पर आसपास से मॉइस्चर लेकर जो राइजोपस है वो यहाँ पर ब्रेड पे ग्रो आउट करेगा, क्योंकि ब्रेड जब एक्सपोज करेगा एयर में तो यहाँ पर उसके अंदर जो है एनवायरमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर की वजह से नमी आ जाएगी, जो कि बेस्ट कंडीशन पैदा करता है राइजोपस के ग्रोथ की। नेक्स्ट, यीस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो देखो यीस्ट जो है वो विटामिन बी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसे हम राइबोफ्लेविन या इन्वर्टेज भी कहते हैं। ये जो है आपकी ह्यूमन बॉडी को हेल्प करता है ग्रोथ में, साथ ही साथ स्ट्रॉन्गर और डाइजेस्टिव फंक्शन जो बॉडी का है उसे भी एनहेंस करता है। नाउ बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड आर कॉल्ड? तो देखो वो बैक्टीरिया जो कि आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बेसिकली यहाँ पर जो भी बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है आपकी उसको एक्सट्रैक्ट आउट करके उसको जो है आपका एक जो प्लांट होता है उसमें जो है जो सॉइल में होता है उसमें जो है आपकी उस नाइट्रोजन को जो है कन्वर्ट करके उसके नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड में फॉर्म कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया बेसिकली प्लांट्स को नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं, जैसा कि आप प्रोसीजर के दौरान देख सकते हो, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 टाइप के यहाँ पर होते हैं, एक होते हैं सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम आपका हो गया, और एक होता है नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि हो गया आपका एजिटोबैक्टर। बैक्टीरिया विच फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड? देखो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में एशेरिया कोली पाई जाती है। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ऐसे टाइप का बैक्टीरिया है जो आप कॉमनली ह्यूमंस की लार्ज इंटेस्टाइन या फिर कई सारे एनिमल के गट में आप इनकी जो है आपको प्रेजेंस देखने को मिलेगी। वैसे तो ये हार्मलेस होते हैं, बट फिर भी कभी कभी आप देखोगे तो ये जो है आपका डायरिया कॉज करते हैं। तो डिपेंड करता है कि इनकी कौन सी वेरिएंट है और उस बेसिस पे यहाँ पे ये कितने हार्मफुल हैं या कितने जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो चीज कैटेगराइज की जाती है। नाउ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करने में कैपेबल है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, माइकोप्लाज्मा की यहाँ पे बात हो रही है। तो माइकोप्लाज्म जो है बेसिकली ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि सबसे छोटा है और यहाँ पर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म है। इसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बेसिकली देखो ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक की रिस्पायरेटरी सिस्टम की लाइनिंग है उसको डैमेज करता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूंगी। जो भी बच्चे अपकमिंग जो 2024 का एसएससी एग्जाम है उसे टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए कोर्स है एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो भी लेक्चर्स हैं उनकी पीडीएफ जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस एंड डिस्कशन भी यहाँ पे किए जाएंगे। प्लस 10 मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपकी प्रैक्टिस को और एनहेंस करेंगे।
और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है या डाउट है तो यहाँ पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाउ अब हम देखो केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कैथोड रे आर व्हाट। तो देखो कैथोड रे जो है वो स्टीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। स्टीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी अगर आप कैथोड रे की बात करते हो उसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स में इसको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो इसे हम इलेक्ट्रॉन बीम के नाम से भी जानते हैं। कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है और अगर हम वहीं एनोड रे की बात करें तो एनोड रे की जो बीम है वो पॉजिटिव आयन से मिलके बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना हम कैथोड रेज और एनोड रेज की बात कर रहे हैं ना कि कैथोड एनोड की। Next, Rutherford alpha scattering experiment is related to the size of which of the following? तो देखो जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो आपका न्यूक्लियस की साइज को प्रिडिक्ट करने के लिए था। बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट था इसमें हाई एनर्जी के जो अल्फा पार्टिकल हैं उन्हें फायर किया गया थिन शीट ऑफ गोल्ड पर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन देखने को मिला जो कि आपकी उनकी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, वहां पर इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की। अब वहां पे जब ये रेज जो है डिफ्लेक्ट आउट कर गई इस शीट से, जब ये शीट से डिफ्लेक्ट आउट करने लगी, ठीक है, यहां से ये बीम गई और देखा कि कुछ तो ये बाहर निकल जा रही हैं लेकिन कुछ जो है इस रीजन से डिफ्लेक्ट आउट कर जा रही है, वापस आ जा रही हैं। तो ये फिर कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे किसी चीज का प्रेजेंस है। अब देखो यहाँ पर जो इस एक्सपेरिमेंट का मेन क्रक्स था कि यहाँ से डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है सेंटर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बार बार सेंटर से डिफ्लेक्ट आउट हो जा रही थी रेज। अब जितना रीजन से ये रेज डिफ्लेक्ट आउट हो जा रही थी ये माना गया कि उतने रीजन तक में आपका ये न्यूक्लियस जो है बड़ा है। तो यहाँ पर इस वजह से पता चला कि ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक न्यूक्लियस भी होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उसकी साइज को भी प्रिडिक्ट किया गया। नेक्स्ट, the position and velocity of a small particle like electron cannot be simultaneously determined। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ठीक है। तो यहां पर देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत ये कहा गया था कि जो आपके स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन हैं उनकी पोजीशन को, ठीक है, उनकी पोजीशन और साथ ही साथ जो आप कह लो कि उनकी वेलोसिटी है यानी कि कितनी तेज वेलोसिटी से वो घूम रहे हैं, उन दोनों चीजों को पता लगाना एक साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बात कही गई थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइट्रोजन एटम हैज 7 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाइट्रोजन एटम में 7 प्रोटॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका नाइट्राइड आयन है उसमें जो है कितने आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखो 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन आपके नाइट्राइड आयन के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, the concept of dual nature of radiation was proposed by whom? जो आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का कंसेप्ट है उसे किसने प्रपोज किया था? तो देखो आपका आंसर हो जाएगा बी, डी ब्रॉगली, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने यहां पर बताया कि जो आपका रेडिएशन का नेचर है वो एज अ वेव भी बिहेव करता है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है। तो वेव और पार्टिकल दोनों की यहाँ पर आप देखोगे प्रॉपर्टीज जो है इस ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के कंसेप्ट में बताई गई। तो हम इसे वेव पार्टिकल डुअलिटी भी कहते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो है वो डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया था 1923 में। आप सभी डी ब्रॉगली का वेव इक्वेशन भी पढ़ते होंगे तो वहां से भी आप एक कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है इन्होंने ही दी थी। नेक्स्ट, इन अ गिवन एटम no two electron can have the same value of all the 4 quantum numbers, ठीक है। तो जो भी एटम दिया गया है तो उसमें को जो भी जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, ये किसने कहा था? तो देखो यहाँ पर
पॉलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो आया था उसके तहत इन्होंने कहा था कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के जो सेम एटम है उनकी आइडेंटिकल वैल्यू चारों क्वांटम नंबर के लिए नहीं हो सकती है। तो कौन कौन से हैं वो चार क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रिटियम इज एन आइसोटोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्रिटियम जो है किसका आइसोटोप है? तो देखो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, आंसर हो जाएगा बी आपका। यहां पर जो है ट्रिटियम जो है एक रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल है क्योंकि इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन के अंदर जो है अगर आप देखोगे तो कोई भी नहीं होता है। हाइड्रोजन की 3 मेन आइसोटोप्स हैं, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? इनमें से प्रेजेंटली जो अभी आपके ऑप्शंस में अवेलेबल वेव्स दी गई हैं उनमें किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? तो इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ इसमें सबसे ज्यादा है। हम क्रोनोलॉजी देख लेते हैं एक बार सभी की। तो अगर आप देखोगे तो गामा रेज की जो लेंथ है वो आप देखोगे कंपैरेटिवली सबसे कम है यहाँ पर, और रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा है। तो गामा रेज, देन एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट रेज, देन विजिबल लाइट, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव। ये है आपकी क्रोनोलॉजी। Next, molecules are held together in a crystal by which of the following attractions? तो देखो यहां पर वैंडर वॉल अट्रैक्शन की बात कही जा रही है। मॉलिक्यूल एक दूसरे से एक साथ हेल्ड है क्रिस्टल के अंदर, तो यहां पर वंडर वॉल अट्रैक्शन की वजह से। अब देखो यहां पर कई तरीके के जो है फोर्सेस होते हैं। तो यहां पर बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात की जा रही है वंडर वॉल फोर्स की। तो वंडर वॉल जो है एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। यहां पर तो जब भी आप देखोगे कि कोई भी डिस्टेंस डिपेंडेंट इंटरेक्शन होता है बिटवीन 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो वो एक दूसरे से इसी फोर्स के कारण अटैच होते हैं। नेक्स्ट, the phenomena of radioactivity was discovered in 1898 by whom? ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि जो रेडियो एक्टिव का फेनोमेना था वो किसने जो है आपका यहाँ पे डिस्कवर किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका हेनरी बुकरेल। ठीक है, इन्होंने जो है डिस्कवर किया था। बेसिकली ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट है। 1896 में इन्होंने रेडियो एक्टिव की डिस्कवरी की थी। नाउ अब हम देखो क्वेश्चन ऑफ द डे सेगमेंट पे आ गए हैं। होप आज जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी आपको क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आज का क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड? दिए गए में से कौन सा एक वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है वर्ल्ड में? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी कॉमेंट सेक्शन में करो। ठीक है, so that's all for today. Till then, take care.